आज तक रेडियो पर आप 3 ताल सुन रहे हैं ताऊ, बाबा और सरदार के साथ। और अब बिजार खबरों की बारी है और रंग रगीले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जहां से कई बार बड़ी मज़ेदार बिजार खबरें आई हैं। आपके यहाँ पे कुछ चमकता हुआ लगा है दाढ़ी पे। हाँ, वो उसका वरक रह गया। चांदी का वरक। तो वो बागपत वाले चचा की लड़ाई। काजू कतली मैंने खाई है। हाँ, काजू कतली आवाज़ आ रही। और अभी क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक पर्चा, हस्तलिखित पर्चा है जिससे शादी में व्यवधान आ गया एक, तो वो वायरल हो रहा है। एक कहानी ऐसे कि फरीदपुर के मोंटू की शादी गढ़मुक्तेश्वर की रहने वाली करिश्मा से होनी थी। शादी की तारीख अभी होनी है। शादी की तारीख 16 फरवरी तय हुई है, तैयारियां ज़ोरों पर हैं। लेकिन अचानक इस हफ्ते हड़कंप मच गया जब शादी से पहले लड़के के घर के बाहर, यानी दूल्हे के घर के बाहर, एक धमकी भरा लेटर चिपका दिया गया। अब लेटर में क्या लिखा था, उसका शिल्प देखें, उसकी धार देखें। कान खोलकर सुन मोंटू सिंह दूल्हे राजा, करिश्मा मेरी है, बारात लेकर मत आना, नहीं तो तू जिंदा नहीं बचेगा। बारात को शमशान बना दूंगा। जिस भाई को दावत के साथ गोली भी खानी हो बारात में आए। अभी तो हल्का ट्रेलर देकर जा रहा हूं, बाकी फिल्म बारात में चलेगी। मतलब उपन्यास। हाँ। तो पुलिस का कहना है कि चूंकि लड़के वालों के घर में आपसी भाइयों में विवाद है, इसलिए लड़के के पिता अपने भतीजे पर ही शक कर रहे हैं। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि घर वालों ने ही पुलिस से इस मामले की शिकायत की थी। लेकिन एक और बयान चल रहा है मोंटू के पिता, दूल्हे के पिता जय सिंह जी का, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके घर के बाहर कोई भी पोस्टर नहीं लगाया गया। ताऊ, आपने एक बार कहा था कि अगर आपको कोई बहुत मज़ेदार क्रिएटिव तरीके से बुरी बात कहे, गाली दे, कोई अनोखी तरीके से कहे, तो आप गुस्सा बाद में होंगे, पहले उसको गले लगा लेंगे उसकी रचनात्मकता के लिए। जी, चिट्ठी लिखने वाले के लिए कुछ शब्द। यार, जय सिंह ने जो भी बोला, रणधीर कपूर का क्या विचार है इसमें? रणधीर कपूर का क्या कहना है? उनका भी इम्पोर्टेंट है ना। क्यों? करिश्मा तो ये बोल रहा है। अरे यार, मामला कहाँ का है? और आप बताइए कि मोंटू की जिंदगी में एक करिश्मा हो चुका ना, उनके पिताजी उनका नाम मोंटू सिंह रखे हैं। हाँ। बताइए, अपना नाम ठीक ठाक है जय सिंह, लड़का का नाम मोंटू नाम कौन रखा था? इसमें जो मुझे मजेदार ये बात लगी कि सुनबे, कान खोलकर सुनबे मोंटू सिंह दूल्हे राजा। आंख खोल के पढ़बे लिखना था उसको। ठीक है, कुछ भी चिपका रहे हो आप। डायलॉग वाला आदमी है। हाँ, वैसे और एक आदर भी रखा है दूल्हे राजा, कि जिसको खाने के साथ गोली भी खानी हो, वो बारात में आए। और जिस भाई को, किसी भी हिंदी के चैनल में इसको नौकरी मिल जाएगी। बारात को शमशान बना दूंगा। इसने देखी है मिथुन की फिल्म में, तो मतलब उसी का प्रभाव है ये फिल्मों का। सनी देओल की एक फिल्म आई थी ना, वो जीत, जिसमें भी वो कहते हैं कि बारात आई तो लाशें बिछा दूंगा। करिश्मा के साथ ही है शायद। बारात आई तो लाशें। सनी देओल ने लिखी थी। मतलब है, मुझे लगता है कि जिसने लिखी है सनी देओल से प्रभावित है वो काफी। जिसमें बारात जा रही है और वो कमरे में चिल्ला रहा है। पर एक बात अच्छी है, बहुत सारे बारातों में ना जीत ऐसे कुछ खून खराबा हो जाता है। जीत है, खून खराबा होता है इसी के ऊपर कि कोई बितका हुआ प्रेमी है, वो आके बारात में गोली वोली चलाता है कि भाई करिश्मा मेरी है, अभी मेरे संग जाएगी। इसने पहले वार्निंग दी है ना। अब कोई नहीं बोल सकता कि पहले काहे नहीं बताया था, पहले बता दिया। देखिए, बहुत छैया जब बताइस नहीं, नाम मोबाइल नंबर कुछ नहीं दे के गवा। अपना नहीं बता, करिश्मा तो अब करिश्मा बताएगी। करिश्मा बोल रही है कुछ। लेकिन करिश्मा अगर उसको भाई मानती चली आ रही पिछले कई साल से, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, यूपी में लोग मान लेते हैं। हाँ, लड़की को जाते हुए देख के लेते कि हाँ स्वयंवर हो गया आज। बात कर ली तो बाकी सबको बोलते हैं कि भाभी कह के रेफर करो। हाँ, मैं बताता हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इतिहास प्रथम वर्ष के एक छात्र को ज्योग्राफी द्वितीय वर्ष के एक छात्र ने गोली मार दी थी एक लड़की के चक्कर में। लड़की दोनों को नहीं जानती थी। ये पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटना है। तो ये है। लेकिन ये जो एक प्रजाति है ना, मतलब खैर इनका तो प्रेम इश्क का मामला है। कहे सुनीता, कहे भाभी कहा करो बे, सुनीता कैसे कहता है भाभी कहा करो। घर छोड़ के आते हैं, 4 साल से घर छोड़ के आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक, लड़की को पता ही नहीं है। पीछे पीछे चलते हैं। लड़की को लगता है इनकी भी कोचिंग होगी इसी टाइम पे। लेकिन ये जो बियाह कटवा प्रजाति है,
मतलब ये सिर्फ प्रेम और इश्क के मारे हुए लोग नहीं, और भी होते हैं ना ब्याह कटवा रिश्तेदारों में होते हैं कि उनका ये ठीक नहीं, उनका ये ठीक है। हाँ, उसके बारे में थोड़ा बाबा बताइए। है उसमें दो तरह के कैरेक्टर बहुत देखने को मिलते हैं। कई बार मेरा ऐसा अनुभव नहीं रहा, क्योंकि हमारी ननिहाल ददिहाल के बीच में 550-600 किलोमीटर की दूरी है, तो बहुत राहत रही है कि एक तरफ का ही डोमिनेंस ज़्यादा रहा है। लेकिन हमने कई घरों में देखा है कि एक लड़का है, उसकी शादी हो रही है, शादी होनी है, अब उसकी शादी के लिए 2 गैंग काम कर रहे हैं, रिश्ता खोजक गैंग, गैंग ऑफ दादा साइड एंड गैंग ऑफ नाना साइड। मामा कह रहे क्या आप लोग खोजे हैं, इतना बढ़िया रिश्ता मैंने बताया है, लड़की जो है बीएड किए है, प्राइमरी में पढ़ा रही है, फाफा मऊ में है, इलाहाबाद के एकदम बाजू में, आना जाना भी और कुशल है, गोरी है लड़की। तो उधर से जो ददिहाल वाले कह रहे हैं कि तुम कुछ भी बता दोगे, एक तुम्हारी बहन बड़ी अच्छी आई है ना, दूसरा भी तुम ही बता रहे हो, गोरी है, 4.5 फीट की लड़की है, शादी कराए दे रहे हैं, ये है 5-10 इसकी हाइट है। अरे 5.5 फीट लड़की होनी चाहिए, 5-4 होनी चाहिए, वो बीएड की है तो पीएचडी की हुई है, इसको देखो। ये अपने परिवार में है, इनका गोत्र अच्छा है, इनका कुल अच्छा है, और इनके चाचा विधायक हैं, है ना, ये सब नहीं देख रहे हो, पापा मम्मी टीचर, ट्रांसफर हो जाएगा बहराइच तो इस तरह के, है ना, इस तरह के कैरेक्टर दोनों तरफ से ये पहले फील्डिंग चल रही होती है ना, और लड़के को लगता है कि यार कौनों से कराए दो कौन, है ना, लेकिन दोनों तरफ से लगे हुए हैं। इधर मम्मी जो है लॉबिंग कर रही है, कुछ आप तो सुनते नहीं हैं, आप तो मानते नहीं हैं, आप उन्हीं कहने में चलेंगे, आपके भैया जो कह देंगे वही सही है, बाकी हमारा तो कोई है ही नहीं, हमारी बात आप मानते कब हो। वो कह रहे हैं कि शादी कर दो, अपनी लड़की की शादी देखिए कहाँ कराएं, इनके लिए पप्पू के लिए कह रहे हैं कि उनसे कर दो। तो ये घर में एक सतत कलेश होता है। अच्छा, ये कलेश जैसे ही शादी करीब आती है, आखिर के 1 महीने में, कार्ड छपने से पहले एकदम पीक पे, क्योंकि ननिहाल के पक्ष में, ददिहाल के पक्ष में जो सबसे बड़ा वीटो कार्ड खेलने वाला और नंगाई करने वाला कैरेक्टर है वो है बुआ। उनका प्रादुर्भाव होता है कि महीने भर बाद शादी है, कि हाँ हम तो कह रहे थे, अब आप अपनी मर्जी से कर रही हैं, आपके यहाँ का कस्टम दूसरा होगा, ये तो हमारा घर है ना, हम आपको बता रहे हैं कि क्या सही रहेगा, मम्मी जी पापा जी के बारे में आप लोग सोचते नहीं हैं, भैया के लिए भी नासूर हो जाएगा। तो वो आके अपना लॉजिक देना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे शादी करीब आएगी वैसे वैसे बताया जाएगा कि तुम कितना घोर गलती किए हो, ब्लंडर किए हो। तो उसको कहेंगे भाई उसका शराब पीता है, गुंडागर्दी, आवारागर्दी, शराब शहर भर में नाक कटी हुई है, उस घर में आप शादी कर रहे हैं, बताइए कोई तरीका है। बुआओं पे मैं चाहता हूँ एक बार हमें लंबी बात करनी चाहिए। इधर से वो बताएंगे, अगर ददिहाल टाइप की कोई शादी हो रही है तो उसके बारे में बता देंगे कि बहुत बदनाम हैं ये लोग, बहुत इनके साथ में, अब पूरा फैमिली देख लीजिए, सबको मदर साइड से सबको कैंसर है और सबको डायबिटीज़ है घर में, ये ठीक नहीं है। हमारे यहाँ देखिए किसी को इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अब बिटिया हमारी जाएंगी उसी घर में, बताइए आप, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। स्वस्थ घर में शादी कीजिए ना, लड़का गोरा है कि काला है, ठिनगा है कि लंबा है, कितना कमावत है, कहाँ पे जावत है, और कुछ नहीं मिलेगा तो कह देंगे कि 3 भाई हैं, ये बीच वाले, वो बड़ा ही सब संभालता है, कल को जब बंटवारे होंगे तो इनको कुछ देंगे नहीं। इसके ऊपर भी तो मझला होना या छोटा हो, इतने तरह के वीटो कार्ड हैं, इतने तरह की प्रॉब्लम है। और उसके बाद में जनवासे में बैठ के कि अब हम तो आ गए हैं बारात में, हमने बहुत बढ़िया ब्याह बताया था, अब क्या है, उनकी मर्जी है, जहाँ करें भाई, हम केवल बता सकते हैं, जबरदस्ती तो करा नहीं सकते हैं। एक कैरेक्टर वो भी होते हैं जो अच्छी शादियों को रोकते हैं। हाँ, अच्छी शादियों को ही रोकने वाले हैं सारे सारे। उनको ये लगता है कि यार हमारी बहू जो है दब जाएगी थोड़ी रंग में ना, उससे दब जाएगी, फिर उसके अवगुण निकालने लगते हैं। हाँ, ताकि करो तो हमरे वाले से इन्फीरियर से करो। बिल्कुल। बहुत गेम तो है। अगर घर में पढ़ी दो भाई, लिखी हो उसमें भी प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ी लिखी हो उसमें भी प्रॉब्लम है, लड़की की तनख्वाह ज्यादा हो लड़के से तो भी प्रॉब्लम है। अब बुआ के बेटे की शादी हुई है, पता चलेगा कि यहाँ पे गदागंज, गोपीगंज, मिर्जापुर में, और जो बुआ का भाई है उसके बच्चे की शादी ठीक हो गई है किसी लखनऊ की लड़की से।
तो उनका यही कॉम्प्लेक्स है कि ज़्यादा शहरुआ आ जाएगी तो हर फोटो में वही वो दिखेगी, हमारी बहू दब जाएगी। जो ताऊ बता रहे हैं वो भयंकर कैसे बैलेंस क्रिएट करके और देवरानी जेठानी का भी चेक किया था कि वो हाँ। कहाँ से हैं, वो कितनी सुंदर हैं, उनकी हाइट क्या है, उस हिसाब से होता है। कई एक बार इस पे विवाह के जो विवाह अरेंज मैरिज के जो पैरामीटर, एक बात है ना, तो जब ये अच्छा विवाह इतने निवृत्त में नहीं होता है होता। बाबा, तो कहते हैं कि यज्ञ निपट गया। हाँ, उसका कारण ये नहीं है कि बहुत बड़ा आयोजन था, उसका कारण है कि इतनी सारी मुसीबतें जो नहीं, आंतरिक लेकिन मसले यज्ञ निपटता नहीं है। यज्ञ कहते हैं कि निपट गया है, लेकिन एक व्याधि जो है विवाह के बाद शुरू होती है, जिसको कहते हैं पहले तो प्रीव्यू हो रहा होता है, विवाह होने के बाद रिव्यू शुरू होता है। हाँ, क्योंकि पैर के नीचे से धागे भी पास किए जाते हैं। नहीं, क्या है वो? पैर के नीचे धागे तो पास करना है। 6 महीने हो गए हैं शादी के और यहाँ से कुछ कुछ किच कह कर शुरू हो गया। बुआ आई हुई है घर वापस और माता जी सवेरे सवेरे चाय बना रही हैं। क्या हम तो पहले कह रहे थे बहू चाय तक नहीं। क्या सुख है आपको, फिर बताइए क्या सुख है? ये 7 बजे तक सोती हैं, 5 बजे इनको उठ के तुलसी में जल देना चाहिए स्नान करके। क्या सुख है? चाय भी आप खुद ही बना रहे हैं, इनके लिए भी बना दीजिए। फिर हम तो चाय वाय पियेंगे नहीं आपके यहाँ। तो ये खत्म नहीं होता है, कोई चीज़ वो कर दे, कुछ नहीं होगा, सब कुछ वो 5 बजे उठ के बेचारी नहा भी लेगी, कहेंगे नहीं अभिमानी है, हमसे बात ही नहीं करती, हमारे पास बैठती ही नहीं है, बस आई फॉर्मेलिटी में पैर छू लिए, बुआ जी नमस्ते, पैर छू लिए, और हमारे सामने कहने दिखाने के लिए तो बस घूंघट कर लिया, कमरे में जाके फिर वही सीधा पल्ला उल्टा पल्ला, बैठती नहीं है। जैसे हम तो गवार हैं, हम तो कुछ जानते नहीं हैं। अरे इस घर में आई हो तुम, अब इस घर की लक्ष्मी हो, पहले हम इस घर की बिटिया है, हमसे 10 चीजें जानोगी सीखोगी तब ना बच्चों को सिखाओगी। तो ये जो लड़ाई है आपने कहाँ कहाँ कैमरा लगा रखे हैं, किन किन घरों में कहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है? तो इतना संकट है भाई साहब। इसलिए एक तो इसलिए हम ताऊ जो कहते हैं ना, उसको मैं प्रत्यक्ष रूप से सीधे पहली लाइन में नहीं मानता हूँ, लेकिन दूसरी लाइन में मैं बिल्कुल सहमत होता हूँ कि शादी अच्छी हो ही नहीं सकती, क्योंकि शादी है ही बुरी चीज़। एक ना ये जो बदला लेने वाले आशिक वाली जो चीज़ है, गाने पहले होते थे कि हम तेरा इंतज़ार करेंगे क़यामत तक, खुदा करे कि तू आए तो क़यामत आए। उसके बाद फिर वो आया ठुकरा, तुझे कल भी प्यार करता आज भी था, करता, हाँ। और फिर वो आया कि अब भी प्यार ठुकरा के करता मेरा हूँ। प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, या फिर वो तुम मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी, जो लालू जी ने कहा था संसद में। तो ये जो रिवेंज है इश्क में, मतलब ये कोई नया ट्रेंड है, ये होता था पहले भी, ये हमेशा रहा है। और ये हमेशा से ये बहुत ही एक पैट्रियार्कल ग्रंथि होती है, मेरी नहीं तो किसी की नहीं होगी। वो कभी कभी एग्रेसिव होकर वहाँ हो जाती है। वरना जिस स्त्री को आप प्रेम करने लगे, उस स्त्री को आप किसी और के साथ देख करके कभी भी खुश रह ही नहीं सकते। ये पहली ग्रंथि पुरुष की है। पुरुष के पुरुष होने का जो मानसिक प्रभाव है वो यही है। नहीं, स्त्री में भी वही है। और स्त्री में दोनों तरफ है, लेकिन पुरुषों में, स्त्री में क्या है कि वो उसको देख के जलेंगी, वो उसको लेकर के, लेकिन यहाँ पे ये कलश जाएगा, तो यहाँ पे बदला, वहाँ पे ईर्ष्या। ये 2 अलग अलग भाव हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। कहीं कहीं महिलाएं भी बदलापुर होती हैं, कहीं कहीं पे पुरुष भी ईर्ष्या करते हैं। लेकिन मैन मेंटेलिटी जो है वो हमेशा रिवेंज सोचती है, करे ना करे, कर पाए, फट्टू हो, कमज़ोर हो, सोबर हो, है ना, एग्रेसिव हो, गुंडा हो, अलग अलग नवैयत है इंसान की, लेकिन आदमी हमेशा रिवेंज के हिसाब से उसको देखेगा। अच्छा, अब फिर उसको किसी न किसी तरह से कि क्या क्या कर रही हो, क्या मिला तुमको, कौन सी खुशी मिल गई, ऐसी बनी घूम रही हो, कोई कपड़ा है तुम्हारा, इसी के लिए गई थी, वहाँ पर जाएगा। यमराज जो है ना, एक बार एक तरफा आशिक के घर पहुँचे उसके प्राण लेने के लिए, तो वो अपना लगा रहा था, बोतल और ग्लास हाथ में लिए हुए था, तो उससे कहा कि मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ, चलो। वो तो सुहेल ले गया ना, अब क्या लेते तो वो बोले उसकी शादी हो गई, वो कानपुर रहती है। अगली बिजार खबर आज की है वो वीडियो जो, लेकिन केवल यही नहीं है कि एक पुरुष जैसे ताऊ बता रहे थे,
इस तरह की बदलापुर वाली, और ये कुछ लोगों में ग्रंथि होती है। देखो सोचते सब हैं, जैसे व्यक्ति धरती पे जितने पैदा हुए हैं, स्त्री पुरुष या उभयलिंगी, सब के सब जो हैं, सब के सब क्रिमिनल हैं, सब के सब क्रिमिनल माइंड है। बस ये होता है कि क्रिमिनल माइंड और क्राइम अटेम्प्ट, इसको जिंदगी भर आदमी मैनेज करते करते एक दिन मर जाता है। और सक्सेस रेट, हाँ, सक्सेस रेट, अच्छा सक्सेस रेट। हाँ। लेकिन कुछ लोग उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग क्राइम कर बैठते हैं। तो मेहरून भी इतना की होती हैं। अब एक ब्याह भा है 10 दिन पहले, जिसमें कि एक लड़की 2 दिन तक अपने आशिक के घर के बाहर धरने पे बैठी रही। आखिर में पूरा मोहल्ला शहर सब उसको देखने के लिए आ रहा था, इतना मेला लग गया वहाँ पे। फिर आखिर में घर वालों ने कहा ठीक भैया तुम अंदर आ जाओ बहुरिया बन के, वही ठीक है, हम लोग सरेंडर कर रहे हैं। तो ये जो बेकली है ये विचित्र है। तीसरी एक समस्या और है कि जो प्रेम स्वयं में, एक दिन 3 ताल पे हम लोग को प्रेम पे चर्चा करनी चाहिए। प्रेम मुझे कई बार लगता है कि एक नॉन एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी है, जो कहीं है नहीं, लेकिन उसको गढ़ा गया है। और हर व्यक्ति के अपने तरीके हैं प्रेम को देखने और समझने के, प्रेम करने के। लेकिन अधिकतर लोग, जनक कृष्णमूर्ति का एक लेक्चर भी है कि अधिकतर लोग दरअसल प्रेम कर नहीं रहे होते हैं। उनको लगता है कि वो प्रेम में है, लेकिन वो प्रेम है नहीं, वो दरअसल कोई और चीज़ है। 10 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कोई आपको आकर्षक लग सकता है, इसलिए आप उसकी तरफ जा रहे हैं। किसी के साथ आप सुरक्षित या टेकन केयर ऑफ महसूस करते हैं, इसलिए उसकी तरफ आप जा रहे हैं। किसी के साथ आप एक फिजिकल और मेंटल कंपैटिबिलिटी महसूस करते हैं, इसलिए आप उसके साथ जा रहे हैं। तो वो प्रेम नहीं है, वो ऑब्वियस अट्रैक्शंस हैं आपके अपने सैचुरेशन को लेकर के। आवश्यकताओं का आविष्कार है वो। हाँ, आवश्यकताओं का आविष्कार। उसको फिर वो कहता है Scientific कि needs. हाउ टू पैकेज इट। तो पैकेज का अरबी कागज एक ही प्रेम। प्रेम इज द ब्रांड ऑफ पैकेजिंग। बाकी प्रेम जो है वो एग्जिस्ट करने वाली चीज़ है नहीं, वो बहुत ही सबड्यूड चीज़ है। अंदर पैकेट के जो है वो पैकेट नहीं है। जो चर्चा आपने छेड़ दी है, ये एक लंबे विषय को हाँ, आमंत्रित ये लंबे करती है। विषय इसमें एक छोटी सी चीज पे जोड़ दूंगा। व्यक्ति, मैं स्त्री पुरुष नहीं कह रहा हूं, व्यक्ति जिन चीजों को ओन करता है उससे वो प्रेम करता है। बिल्कुल ठीक है। और इसलिए कहते हैं ना कि पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियां जो हैं वो संपत्ति की तरह देखी जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं इसको ओन करता हूँ। कभी कभी लोग शादी के पहले ही ओन करने लगते हैं, तो सड़क पर मेरी जाते हुए भी ओन करने लगते हैं कि अब यह मेरी है, इसीलिए मैं इससे प्रेम करता वो पूछती है कि तुम कौन, फिर भी कहते हैं आई ओन। हूँ। हाँ, तो अगर तुम्हारी नहीं है ना और आप प्रेम करो तो फिर मैं कह सकता हूँ कि प्रेम है। जैसे पेड़ मेरा नहीं है पर मैं पेड़ को पानी देता हूँ, जो सड़क के किनारे पेड़ है, तो मैं हो सकता है पेड़ से प्रेम करता हूँ। जो कुत्ता आपका नहीं है और सड़क पे टहलता है, आप उसे खाना खिलाते हैं, तो मान सकता हूं मैं कि आप जानवरों से प्यार करते हो। आपका है और आप प्यार करते हो, या आप ये समझते हो कि मेरा है और आप ये प्यार करते हो। तो उसे जैसे मैं अपनी कार को बहुत प्यार करता हूँ, जैसे मैं अपने टेलीविजन को बहुत प्यार करता हूँ, इतना ही है। माता पिता ना बच्चों से प्यार नहीं करते, माता पिता के हैं इसलिए प्यार करते हैं। हाँ, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। ये जो प्रेम जो बाबा ने बोला ना कि एक गढ़ा हुआ कुछ है नहीं। अरबी कागज है ताऊ। हाँ, अरबी कागज है, इसमें 100% सत्य है। इसलिए मैं कह रहा था कि सरकार मेरी है, देश मेरा है, जिससे हमने शुरू किया था ना। और भारतीय दर्शन की पूरी व्याख्या जो है वो इसी पे है कि मेरा कुछ है नहीं। ये SBI मान लो, भी मेरा है, LIC ये भी सच को मेरा जान लो। है। ऐसा कुछ नहीं है ना। आप किसी से प्रेम नहीं करते। मेरे पिता, मेरे स्वजन, भारत मेरा एक ईर्ष्या देश। प्रधान देश है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कल किसी ने लिखा था, बनारस के कोई व्यक्ति। भारत एक ईर्ष्या प्रधान देश है, हम प्रेम प्रधान देश नहीं है, और प्रेम प्रधान दुनिया नहीं है। If you own it, you love it. If you don't own it, you don't love it. If you love it, even if you don't own it, you maybe 100% नहीं, maybe
प्रोबेबली लव इट। आजकल तुलसीदास से बहुत से लोग, सारे लोग एग्री नहीं करते हैं, लेकिन तुलसी बाबा भी कह के गए, उन्होंने नहीं कहा प्रेम प्रधान, उन्होंने कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। नहीं, मेरी दादी बचपन में गांव जाता था ना, तो जैसे मोंटू करिश्मा से प्रेम नहीं करता, मोंटो ओन्स करिश्मा, लेकिन पत्र लेखक मानता है कि करिश्मा मेरी है। तो मेरी दादी जो है ना, जब हम गांव जाते थे छुटपन में, तो जो वहाँ गांव के दूसरे बच्चे आके वहाँ सामने खेलने लगते थे, तो कहती थी उनसे डांटते हुए, जा अपने दुआरे जाए खेला। बच्चों से प्रेम नहीं था उन्हें, अपने नातियों से था कि खाली करो मेरे नाती खेलेंगे। तो वो है। ठीक है, तो अगली बिजार खबर जो बेस्ट चेज सीन है, जिसका वीडियो देखने की अपील पहले की गई, पंजाब, उड़ते पंजाब का वो नमूना जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसमें यह है कि एक पंजाब बेस्ड जर्नलिस्ट हैं गगनदीप सिंह, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया था, किया कई लोगों ने, पर उनका देखा मैंने, और ये अमृतसर का वीडियो है। वीडियो में ये दिखता है कि पुलिसकर्मी एक चौराहे पर एक ई रिक्शा को रोकने के लिए हाथ देता है, असफल प्रयास करता है ई रिक्शा ड्राइवर को, लेकिन वो ई रिक्शा वाला हैवी ड्राइवर निकलता है, पर पुलिस वाला भी बाइक लेकर के उसके पीछे करने लगता है विद कैमरा, तो आपको चेज दिखता है उसमें, और कई किलोमीटर तक पहले सड़क और फिर पेचीदा सी गलियों तक उसका पीछा किया जाता है, और वो कई बार इस मुकाम तक पहुंचता है कि अब गिरा और तब गिरा ई रिक्शा वाला, उसके पहिए 3 होते हैं तो एक तरफ से उठ जाता है वो, लेकिन वो बचता रहता है, और आखिर में जब जहाँ 2-3 को गिरा के आगे बढ़ा, गिरा के 2-3 जगह गिरा के जो गिरे वो भी उसके पीछे दौड़ते हैं, 2-3 लोग उसके पीछे, और उसके बाद वो फिर आखिर में वीडियो जहाँ खत्म होता है, वो ई रिक्शा छोड़ करके पैदल भाग जाता है। यहाँ वीडियो खत्म है, उसके बाद पता नहीं वो पकड़ा गया या नहीं, लेकिन वीडियो खत्म होता है बिल्कुल गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह, रेलवे ट्रैक आता है और चेज खत्म होता है एग्जैक्ट। ये कैसे होता है कि पूरी गलियों के बाद रेलवे ट्रैक पे आके चेज खत्म हो जाती है, रेलवे लाइन है उस चीज को काट देती है, अद्भुत है ये। बाद में वो पता चला, किसी ऐसे क्लेम्स मैंने पढ़े कि वो नशे में था, इसीलिए वो पंजाब इतनी में हिम्मत था जुटा पाया। हाँ, तो फिर बोलने की जरूरत कौन, मतलब कौन नशे में, पुलिस वाला कि ई रिक्शा वाला? अच्छा, पुलिस वाला नहीं था, ये टेस्ट हो गया। वैसे आप लोग कभी ऐसे ई रिक्शा में बैठे हैं, कभी अवसर मिला है? ई रिक्शा में एक आध बार बैठे हैं, हमको उसकी काफी अनसेफ लगता है मुझे भी बैठने में। अनसेफ नहीं, हमको जितनी खुरखुन, जितनी चिढ़ हमको होती है कॉकरोच देख करके, उतनी ही ई रिक्शा देख के होती है। अपनी परिधि से बाहर निकले हुए एंगल्स। हाँ, कनखजूरे में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से छुआ देंगे मालूम नहीं। हाँ, कनखजूरे में क्या प्रॉब्लम, कनखजूरा सीधे सीधे जाता तो ठीक था, वो उसके साथ में ऐसे ऐसे पूरा उसकी बॉडी स्ट्रक्चर अप्रूव नहीं हुई देश में कि क्या बनेगा। वो मोटर के ऊपर ई रिक्शा में हर तरफ एंगल निकले हुए हैं, और वो ये समझते हैं कि क्योंकि आगे एक पहिया है तो उनको ये याद ही नहीं रहता कि पीछे 2 पहिए हैं, उनको लगता है वो साइकिल चला रहे हैं। तो जितने भी ई रिक्शा हैं देश भर में, आप किसी भी शहर में चलाइए, चलाने का स्टाइल एक ही है, उनको लगता है आई एम अ बाइसाइकिल थीफ। तो और ये सब मतलब भयंकर, आप बनारस चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, यहाँ पे मेट्रो नोएडा में देख लो, है ना, बोटानिकल के पास, लक्ष्मी नगर चले जाओ, ऐसे घुसेड़ देंगे अंदर, कुछ कहना नहीं। अच्छा, उनको आप टक्कर मार दीजिए, मर्सिडीज से मार दीजिए, रोल्स रॉयस से मार दीजिए, वेंटो से मार दीजिए, ताऊ की गाड़ी से मार दीजिए, या वो आपको मार दें टक्कर, स्पर्श, मतलब 20 की स्पीड में आप चल रहे हैं शहर में, 30 की स्पीड में, तो क्या ही टक्कर मारेंगे, लेकिन दोनों का स्पर्श जब भी होगा हानि आपको ही होगी, कटेगा खरबूजा, ये उनको पता है। आप वैसे दोनों हाथ से यूं करके मोड़ देंगे ना तो टूट जाता है वो। हमको ई रिक्शा ऐसे लगता है जैसे वो लड़के होते हैं ना कि पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं और लड़के अपने दोनों हाथ में सिक्के या चाबी ले लेते हैं और स्क्रैच मारते चलते हैं ना, सब कारों में लाइन बना देते हैं। उस तरह के हरामी बच्चों जैसा मुझको ई रिक्शे की देह यष्टि दिखाई देती है। चारों तरफ एंगल निकले हुए हैं, चारों तरफ शार्प कोने हैं, अपना कोई विन्यास नहीं है, चलाने का कोई चलन नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है। उसमें काफी वो है, हाँ, लीगल रजिस्ट्रेशन। और तो वो आपको सामान छीन के भाग रहा है तो आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं, और भाग सकता है ये हमने देखा है। हाँ, और भाग सकता है, ये प्रूव हो गया। मैं उसे गडकरी बुलाता था, पर अब कुछ जगहों पे उसको टोटो बुलाते हैं, कुछ जगहों पे उसको टुक टुक बुलाते हैं। हाँ, बाहर के नाम देशों हो में गया टुक से आ गया, वो मलेशिया वगैरह में शायद टुक टुक बोलते हैं, वहीं से टुक टुक जो है हमारे 3 पहिए वाले को बोला जाता है बाकी देशों में, पर यहाँ पे चूंकि हम उसको ऑटो बोलते हैं
हमने इसका नाम टुक टुक रख दिया है। डीयू की लड़कियां ई रिक बोलती हैं। ई रिक। ई रिक्शा का शॉर्ट फॉर्म है ई रिक। एरिक हॉब्स में वहाँ पढ़े भी बहुत जाते हैं ना डीयू में। लेकिन ये कि उस आपको नेशनल हाईवे और बड़ी चौड़ी सड़कों के रास्ते याद होना हो, गलियों के रास्ते अगर आपको याद हो तो बहुत काम आते हैं। ये इस वीडियो को देख के मुझे समझ आया। मैंने और वो क्योंकि ई रिक्शा वाला जो साइकिल की तरह चलाने की आदत है ना, इसलिए सोचिए किन किन गलियों में लेके, मतलब एक कट तो इतना अंधा था है ना, जिसमें वो बाद में गया बाएं जो उसने कट लिया वो तो गजब डार्क था। हमको लगा कि उसके बाद ये कहाँ ही जाएगा। लेकिन उसने छोड़ा नहीं, मतलब उसने पीछा नहीं छोड़ा, वो तो ये अद्भुत है। अच्छा, आपको बनारस की गलियों की याद आई उस बिल्कुल, उसको देख के मुझे बनारस ही याद आया, लेकिन फिर मुझे कॉरिडोर याद आया और मुझे लगा कि मेरा रिक्शा पकड़ा गया। अचानक से आप गलियों में, विश्वनाथ गली में भाग रहे हों, इधर शकरकंद गली से निकले, फिर आप त्रिजटा वाले में चले गए, फिर मीनाक्षी टेम्पल वाली तरफ चले गए, त्रिपुर भैरवी से निकले, है ना, सब घूमते घामते अचानक से आपके सामने कॉरिडोर 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 है रब्बा, घर आ गए। वो बहुत अच्छा लगता है। अगर इस सीन का एंड जो है ना कॉरिडोर में होता, सडनली एकदम विशाल सा एक दरवाजा और स्पेस ही स्पेस, लगता कि सुरसा के मुंह में हनुमान जी आ गए उस तरह से। नहीं भाई साहब, जब तक कॉरिडोर नहीं था, गोदौलिया से पुलिस वाला हमको दौड़ाए, हम मलिकार्जुन पे नाव बैठ के मिर्जापुर निकल जाए पकड़ नहीं सकता। ये बेहतरीन चेस सीन्स में, उसमें ब्लैक फ्राइडे में एक चेस सीन है, बहुत पहले देखी थी, याद नहीं है। हाँ, उसमें एक पुलिस वाला एक आदमी के पीछे भागता है धारावी की गलियों में, अद्भुत। वो अनुराग कश्यप ने उसको फिर दोबारा गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन्होंने बहुत अच्छा चेस सीन किया, पर पिछले वाले में हंसी नहीं आती थी, दूसरा वाला जो कॉमिकल था थोड़ा, पहला वाला बहुत जबरदस्त चेस सीन है, आप देखिएगा। और एक फिल्म थी आई थिंक अनवर, हाँ अनवर है ना, राजीव खंडेलवाल था उसमें भी एक चेस सीन बहुत जबरदस्त है उन्हीं गलियों में। उसमें जो वासेपुर वाला है वो इसलिए ज्यादा रियलिस्टिक चेस लगता सीन है उसमें भी बहुत मजेदार है। ये मालामाल वीकली में हाँ लॉटरी के लिए सब भाग रहा है, आखिर पूरा गांव ही भाग रहा होता है। ऑक्टोपसी जो थी जेम्स बॉन्ड की फिल्म जो उदयपुर में शूट की गई थी, उसमें उदयपुर में फिल्माया गया चेस सीन है, इसमें ऑटो भी है एक्चुअली, 3 पहिए वाली गाड़ी। कबीर बेदी थे उसमें, उस ऑक्टोपसी में। कभी ऐसे आपका ऐसे बचपन छुटपन में कभी ऐसा पुलिस को चकमा दिया जैसे कि उन्होंने गाड़ी साइड में लगाओ, हाँ लगा रहा हूँ, लगाते हुए फिर ले गए निकल के, ऐसा तो किया होगा? उस तरह से मतलब अपने शहर में नहीं किया क्योंकि आवश्यकता नहीं पड़ी कभी, और पुलिस वालों को पूरे हनक के साथ में डील कर लेते थे। लेकिन बीएचयू में रहते हुए पुलिस वालों को बहुत चकमा दिया है, क्योंकि बीएचयू में पीएससी वाले कभी भी कोई भी रोड ब्लॉक करके खड़े हो जाते थे और सबकी तलाशी भीड़ लगी हुई है। इसलिए नहीं कि हम गलत हैं, इसलिए कि इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है, टाइम खोटी करो नती। बोला कि भेलूपुर थाने के पास चेक पोस्ट लगाए हुए, सब गाड़ी लाइन से रुकी हुई है, पूरा पीछे अजगर बन गया है। पर आमतौर पे अगर कोई निकल जाए तो पीछा करते तो अपना नहीं सीधे यह था कि रविंद्रपुरी सब काट लेना है और सीधे निकल जाना, अब सीधे सोनारपुरा निकलेंगे। तो अपने को ये पता था कि नहीं जी, अपना मैप हमेशा 2-3 ऑप्शन देता था, उसमें बता देता था 6 मिनट्स स्लोअर 2 मिनट्स फास्टर बता देता था, लेकिन अपने पास जीपीएस गूगल मैप अपना बनारस का ठीक ठाक था। सबसे टफ जॉब लगती है एम्बुलेंस के ड्राइवर की, क्योंकि उसको तेजी से चलानी है जगह बनाते हुए, और जो मरीज है उसकी टफ लगती है, लेकिन और टफ होता भी है क्योंकि एम्बुलेंस ड्राइवर प्रेशर है ना, शोर मचाता है। आपको ये नहीं मालूम कि जो मरीज है पीछे उसके पास कितना समय है। कभी भी आपको ये भी नहीं मालूम ना उसमें मरीज है या नहीं। वो तो है, वो तो मतलब वो तो कई हाँ, बार जैसे होता अभी है। ये हुआ, हम लखनऊ से रायबरेली ड्राइव करके जा रहे थे और पीछे से एकदम पीजीआई के ठीक पहले से 2 किलोमीटर पहले से एक एम्बुलेंस पूरा सब बत्ती वत्ती जलाते हुए झोए पोए एकदम 14 सीटर वाली बड़ी वाली, तो हमको लगा कोई वो है, और सब अपना आगे मस्ती चला रहे हैं। तो हमने 1-2 कारों को ओवरटेक करके तिरछा करके गाड़ी अपनी रोकी और उसको हाथ भी दिया कि निकलो। जो बगल से गई तो खाली, उसका फिर खैर हम जा रहे हैं, वो भी जा रहा है, फिर मुझे लगा पीजीआई जा रहा होगा, किसी को लेने जा रहा होगा, तो पीजीआई में भी उसने टर्न नहीं लिया, वो रायबरेली तक आगे चलता रहा साथ में। मेरे साथ एक बार हुआ है कि मैंने बहुत मतलब कोशिश करके उसको, बहुत ज़्यादा गाड़ियों के बीच में कोशिश करके उसको रास्ता बना के दिया,
खुद से स्लो करके फिर लेफ्ट होके फिर उसको जगह दे रहा हूँ। वो निकल गया और मैं शहर के बाहर निकला और वो ढाबे पे बैठ के चाय पी रहा था। तो, लेकिन इधर सायरन बजाया जा रहा है। इस तरह की जो है जो कि अलाउड नहीं है। जो गलत बात है। नहीं, अलाउड नहीं पेशेंट है। नहीं आप हो या तो तो आप पेशेंट को लेने जा रहे हैं, आपको जल्दी है, ये तो प्रूव करो। ये कैसे कर सकते हो आप बैठ के? फिर चाय के बाद पराठे भी खा रहा था वो, क्योंकि मैं भी वही रुक गया। मैंने बात भी की उससे, तो उसने कहा जी एम्बुलेंस है तो बजा देते हैं। क्या बोला मैंने, गाली वाली उसको नहीं दी, पर मैंने उसको इतना जरूर बताया कि यार मतलब मैंने जेन्युइनली आपके लिए रास्ता बनाया। लेकिन शहर में सब लोग ये मानते हैं कि यार इनका सही है, कितना हो जाम हो इनके लिए रास्ता बन जाए। शहर में एक चीज अच्छी है, लोग जैसे एम्बुलेंस देखते हैं ना, उनकी दिल जो है ना खिल जाते हैं। एम्बुलेंस को रास्ता देके फिर उसके पीछे लग लेते हैं। हाँ एकदम। कि मैं एक कोई वैगनर या ऑल्टो जो है ना, एकदम उसका मडगार्ड पकड़ लेती है ना। मोस्टली वैगनर। हाँ, और वो ऐसे साथ में चलती रहेगी अपना फिर पूरे टाइम। ठीक है, तो चिट्ठियों की ओर आते हैं। पहली एम्बुलेंस चेजिंग ना अमेरिका में एक शब्द है। अच्छा, हाँ, एम्बुलेंस चेजिंग होती है कि लोग, वकील खास करके उनके लोग, वकीलों के दलाल एम्बुलेंस को चेज करते हैं। वहाँ क्या जाके हुआ? देखते हैं कि किस लिए हुआ है। अगर तो फिर केस करेंगे, बिजनेस बनेगा। हाँ, बिजनेस बनेगा। हमारे यहाँ एम्बुलेंस चेजिंग होती है कि हम भी निकल जाएंगे जल्दी इसके पहुंचेंगे। साथ। हाँ। तो चिट्ठियों में पहली एक टिप्पणी व्हाट्सएप ग्रुप पे आई है, मिथुन कुमार, गिरिडीह, झारखंड की। आज मैंने सुबह सुबह सपना देखा कि बाबा, ताऊ और सरदार से मिलने नोएडा ऑफिस पहुंचा हूं। तीनों से अच्छे से मिला, बातचीत हुई और फिर मैं ऑफिस के बाहर आ गया। बाहर आने के बाद ध्यान आया कि अरे उनके साथ तो फ़ोटो खिंचवाया ही नहीं। अब मैं दौड़ते हुए वापस ऑफिस पहुंचा, तब तक सरदार घर जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने सरदार से कहा कि मुझे आप लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाना है। उन्होंने कहा कि बाबा और ताऊ तो घर निकल लिए। फिर सरदार ने बाबा और ताऊ को फ़ोन लगाया। बाबा और ताऊ ने कहा कि अब हम निकल गए हैं, वापस नहीं आ सकते। फिर मैं सरदार के साथ अकेले फ़ोटो खिंचवाया। बाबा और ताऊ के साथ फ़ोटो ना खिंचवा पाने की वजह से इतना उदास हुआ कि समय से पहले ही नींद टूट गया और दिल भी। ये एक टिप्पणी इनकी आई है। बहुत सही। आइए कभी ये भी चिट्ठी को और- साकार कर हाँ, हम दीजिए। सच में कभी आपका दिल नहीं टूटेगा। हम्म, सपने में तो जो होता है वो टूटता ही है। सपने में लोग निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए। अगली चिट्ठी चीकू की है, यही अपना नाम वो बताते हैं। नमस्कार ताऊ, बाबा और सरदार, दिस इज चीकू। आखिर लोग गणतंत्र दिवस को स्वतंत्रता दिवस की तरह क्यों मनाते हैं? शायद इसलिए क्योंकि कोई बॉलीवुड फिल्म गणतंत्र दिवस को केंद्रित करके नहीं बनी। हर तरफ आज़ादी के गाने बजते हैं। खैर, ये सब रहने देते हैं। तीन ताल में अजीज़ मियाँ का बार बार जिक्र आने पर मैंने उन्हें सुनने की ज़रूरत की और मेरे मुंह से यही निकला कि ये क्या है और ये क्यों है। पर फिर भी उनकी गज़ल मैंने अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर ली। फिर मैंने अजीज़ मियाँ को कैसे सुने वाला एपिसोड भी सुना और मैंने अजीज़ मियाँ को फिर कुछ बार सुना, पर सफलता हाथ न लगी। मुझे अपने तीन तालिये होने पर संदेह होने लगा। मैंने सोचा कि व्हाट्सएप ग्रुप में अपने विचार रखूं, पर फिर लगा कि कहीं ये लोग मुझे घिनास्टिक दृष्टि से न देखने लगें, मुझे ग्रुप से रिमूव न कर दिया जाए। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। एक दिन अपनी प्लेलिस्ट चलाकर मैं मटर छील रहा था और तभी मैंने गौर किया कि मेरे होठ कुछ बुदबुदा रहे हैं। वो कह रहे थे, हाय कमबख्त, तूने पी ही नहीं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने आंखें बंद की और ताऊ की ट्विटर डीपी का आह्वान किया और कहा कि आज खुश तो बहुत होंगे आप। ताऊ के वन लाइनर्स मुझे पहली बार में समझ में नहीं आते। मैं उन्हें फिर सुनता हूँ तब भी समझ नहीं आते। अजीज मियाँ। फिर जब मैं सड़क पर अकेला चल रहा होता हूँ या क्लास में होता हूँ तो एकाएक क्लिक करते हैं और मैं हंसने लगता हूँ और लोग संदेह भरी नज़रों से मुझे देखने लगते हैं। क्लास में तो और मुश्किल हो जाता है। अब उन्हें कैसे समझाऊं कि हाय कमबख्त, तूने पी ही नहीं। बाबा मेरे फेवरेट हैं, पर सरदार के बिना शो असरदार नहीं रहेगा। तीन ताल मेंटली मुझे बहुत राहत देता है। होमोसेक्सुअलिटी पर आपके विचारों का इंतज़ार है। चीकू। बिल्कुल नए गुरु, बहुत बढ़िया है। आप एकदम अजीज़ मियाँ ऐसे ही समझ में आते हैं और ये आस्ते आस्ते आने वाली चीज़ है। तो आप जब भी अजीज़ मियाँ समझ में ना आ रहा हो तो आप ताऊ की डीपी देख लें, आपको प्रेरणा मिलेगी, साहस मिलेगा और रास्ता मिलेगा। साहसिक काम है वैसे अजीज मियाँ को सुनना। हाँ, क्योंकि वो घुलने में थोड़ा टाइम लेते हैं यार रहमान की नहीं तरह। क्योंकि उसमें केवल अजीज़ मियाँ की बेइज्जती नहीं होती, हाँ, जो सजेस्ट करता है उसकी भी होती है। हमें क्या लो जाना, क्या क्या सुनते हैं, आवाज उनकी कर्कश क्या है। रिकमेंड कर दिए हैं एकदम। ये गजब यार, ये आदमी ना देखने का था गाने का। अगली चिट्ठी है आदित्य सिंह की, सीवान बिहार से, करंट एड्रेस पटेल नगर दिल्ली। ताऊ बाबा और सरदार भाई को जय हो। मैं स्लो एड्रेनलिन
आदित्य सिंह। पहले भी 2 बार पत्र लिख चुका हूँ, बहुत दिनों से वाह। नहीं लिख रहा था, थोड़ा व्यस्त हो गया था नौकरी और परीक्षा के चक्कर में। पहले स्लो एड्रेनलिन नाम से लिखता था, सोचा था 100 एपिसोड ख़त्म करूँगा तब असली नाम बताऊँगा। वाह। एक एपिसोड में फूड एक्सपेरिमेंट की बात हुई। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया फूड एक्सपेरिमेंट है मीट लिट्टी। जब लिट्टी के सत्तू को ग्रेवी के साथ खाते हैं तो उसका स्वाद अद्भुत है। मैं भी गणतंत्र दिवस परेड देखने गया था और उसमें जब झारखंड की झांकी आई जिसके अंदर देवघर की झलक थी, तो चूंकि एपिसोड में बार बार देवघर का जिक्र होता रहता है तो वो झांकी देखकर मुझे सबसे पहले ताऊ की याद आई। झारखंड में मेरे रिश्तेदार भी रहते हैं, लेकिन झांकी देखकर ताऊ की याद आना ये दर्शाता है कि 3 ताल का नशा कुछ ज़्यादा हो रहा है। मैंने 0 से 117 तक पूरा कर लिया है और सब एपिसोड का अब दूसरा राउंड चालू कर दिया है। हर बार कुछ नई चीज़ें पता चलती हैं। ये 3 ताल नाम का नशा मैंने 4 और लोगों में साझा किया है, क्योंकि दुख और नशा शेयर करने से कम होता है। एक एपिसोड में बिहारी होने पर बात हुई थी। मुझे जब भी कोई बिहारी शब्द से संबोधित करता है तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि बिहारी तो बांके भी हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले एपिसोड में फिर से मैं बोरिंग बातों के साथ चिट्ठी लिखूंगा। धन्यवाद। आदित्य सिंह, सिवान, बिहार। करंट एड्रेस पटेल नगर, दिल्ली। एड्रेनलिन कभी हाँ स्लो नहीं होता, और आदित्य जो है बहुत फास्ट आ गए, हाँ। अपना नाम इन्होंने रिवील कर दिया। और 0 से 117 पूरा कर चुके हैं और दोबारा शुरू कर रहे हैं। इन्होंने ये एक अच्छी बात कही है और मैंने कहा भी 121वें में 5-5 लोगों को शेयर करें। इन्होंने 4 लोगों को शेयर किया है। इस बार भाई एक और जो बच्चे हुए हैं उनको कोटा पूरा करके इसको 5 तक पहुंचाएं। एक और चाहिए बस। अगली चिट्ठी नीरज मेरिठी की, आयरलैंड से। बहुत सही। ताऊ बाबा सरदार को जय हो। काफ़ी वक्त से पत्र लिखने की सोच रहा था लेकिन व्यस्तता के चलते नहीं हो पाया। कल आपका 119वां एपिसोड सुना और ख़ुद को रोक नहीं पाया। मैं आयरलैंड में रहता हूं और यहाँ वोडाफोन में कार्यरत हूं। बेसिकली मेरठ से हूं। 2007 के आसपास मैं चीन में कार्यरत था। उस समय ये पॉडकास्ट जैसी चीज़ नहीं थी, हाँ, लेकिन विनोद दुआ जी का प्रोग्राम आता था NDTV पर, ये जायका इंडिया का। इस प्रोग्राम ने मेरा भरपूर साथ दिया। जब भी कभी मन होता इंडियन खाने का तो ये प्रोग्राम देख लेता था। आपका पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 20 से लगातार सुन रहा हूँ। मैं 4 दिन वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, वीक में 1 दिन ऑफिस जाता हूँ, लेकिन जिस दिन जाता हूँ उस दिन ड्राइविंग के वक्त आपका पॉडकास्ट सुनता हूँ और एक एपिसोड कंप्लीट कर देता हूँ। पता ही नहीं चलता है सफ़र का। आप तीनों की नॉलेज गजब है हर टॉपिक पर। आपका एपिसोड नंबर 116 सुना, मन प्रसन्न हो गया। बचपन में मैंने कुली मूवी कई बार देखी है और चोर पुलिस खेलते हुए एक डायलॉग में हमेशा यूज़ करता था कि तेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है। वाह। आपके विचार हैं? कुली। कुली, हाँ। आपके विचार सुने नॉन वेजिटेरियन फूड के बारे में। इसमें कुछ फैक्ट्स मुझे गलत लगे। मैं खुद नॉन वेजिटेरियन था 2017 तक, तंद्रा में था शायद। फिर एक दिन होश में आया कि क्यों अपने खाने के लिए जीवों की बलि चढ़ने दूं। मैं भी ताऊ की तरह ही सोचता था कि नॉन वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक तो अमीनो एसिड्स हैं और अमीनो एसिड्स केवल प्लांट्स ही बनाते हैं, वो भी सनलाइट से। तो मैं जानवरों को क्यों खाऊं जब प्रोटीन मुझे नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी को जानबूझकर डेयरी, मीट और पोल्ट्री सप्लीमेंट्स इंडस्ट्री ने फैलाया है बिजनेस के लिए। इन इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस ट्रिलियंस US$ का है हर साल का। एज़ पर कैंसर रिसर्च UK, कैंसर और मीट कंजप्शन में डायरेक्ट लिंक है। यकीन मानिए एग भी हेल्दी नहीं है। एक एग में 200 mg तक कोलेस्ट्रॉल होता है। इट इज़ अ कैप्सूल फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। मैं अब ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, सबका अपना मत है अपनी डाइट चूज़ करने का, लेकिन नॉन वेजिटेरियन फूड को प्रमोट करना मुझे ठीक नहीं लगा। कबर बिज्जू के बारे में जानकर आश्चर्य हुआ। इसके बारे में मैंने अपने बच्चों को भी बताया। बाबा ने जब भोज में कद्दू की सब्ज़ी का वर्णन किया तो मुझे आलू की सब्ज़ी और पूरियों की याद आ गई, जो अभी भी मिलती है गांव देहात के भोज में। हर एपिसोड एक नया ही पहलू लेकर आता है। कोशिश करूंगा कि लिखने का सीक्वेंस बना रहे। धन्यवाद। नीरज मेरिठी, आयरलैंड। नीरज भाई, बहुत शुक्रिया, आपने पत्र लिखा और अपनी असहमति आपने जाहिर की। आपकी असहमति का पूरा सम्मान। और आप वेजिटेरियन पे आ गए, आप वेजिटेरियन खाते रहिए। धीरे धीरे एज जब होने लगे तो वेजिटेरियन खाने पे ही ज़्यादा फोकस रखना भी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है हजम करने के लिए। बाकी स्टडीज़ जो हैं वो दोनों तरफ की हैं, दोनों तरह की हैं। बहुत सारी स्टडीज़ कहती हैं कि पादपों से, यानी कि शाक और पत्तियों से, सब्जियों से आप कभी भी प्रोटीन की वो मात्रा पूरी नहीं कर सकते हैं जो एक्चुअली बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन हम लोग की बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरत कितनी है। तो दूसरी बात जो है ना कि
क्या हेल्दी है, वो कोलेस्ट्रॉल की गोली, ये बात सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र वाला और पेस्टिसाइड वाला कंटेंट आपकी बॉडी में जा रहा है वो दरअसल सब्जियों की वजह से और फलों की वजह से ही जा रहा है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, आदमी ना खाए तो मर सकता है, लेकिन आदमी खा के पक्का मरता है, चाहे वो कुछ भी खाए। अब इस वितंडावाद में ही हम और आप जी रहे हैं। हम जानते हैं नॉनवेज क्यों खाते हैं, क्योंकि हमको अच्छा लगता है। पॉइंट यही था, हमारा स्टैंड हमेशा से यही रहा है कि वही खाओ जो आपको अच्छा लगता है। बाकी प्रोटीन, एमिनो एसिड इत्यादि में मत जाओ, आप वो खाओ जो आपको अच्छा लगता है। और चिट्ठियाँ लिखते रहिए, पर सहमति इसी तरह से जताते रहिए, अच्छा लगता है। अगली है चिट्ठी प्रिंस सिंह की, परसदेपुर, थाना डीह, जिला लाइब्रेरी, यूपी 33। बहुत सही। ताऊ बाबा और सरदार को प्रणाम। आज पेन पर लिखना था, वैसे लिखा तो कागज़ पर जाता है। ताऊ बी लाइक, जाएगा जाएगा और नीचे जाएगा। पेन को हमने रॉड भी कहते सुना है, रिफिल को तो रॉड कहते मैंने सुना है। पेन और स्कूल ड्रेस में रशिया यूक्रेन वाला मामला था। शनिचर को सफ़ेद बगुले बने स्कूल ड्रेस वाले नौनिहालों के लिए कपड़ों पर बिना मेहंदी के डिज़ाइन बनवाए घर की डेहरी वापस डांकना एक चैलेंजिंग टास्क था। बिल्कुल सही। जाने क्यों पीछे बेंच पर बैठे खुराफाती लौंडे लपाड़ों को लगता था कि बिना आगे वाले की शर्ट पर पेन चलाए जीवन में कुछ मिसिंग सा फील हो रहा है। कई पेन लिखो और फेंको वाले तो ऐसे थे कि उनके जेबों में ढक्कन की उल्टी साइड से रखने पर स्याही बजबजा के पोंक मारती थी। फिर वो शर्ट सिर्फ होली में फड़वाने के काम ही आती थी। लड़के सीट के बगल में लड़कियों वाली साइड पेन गिराकर आइस ब्रेक करने की कोशिश करते थे। फिर कई बार जब दीपाली की जगह कोई दिलीप पेन उठाकर दे देता था तो मन में अर्झा पेल गरियाते भी थे। बहुत सुंदर, अर्झा पेल का बहुत सुंदर प्रयोग। कई लड़के तो एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ नीलकई सेलो ग्रिपर ले जाते और कहते, भाई काली डबल है, दुई ठो नहीं ना, अच्छा लाओ, उत्तर संख्या डार के लौटाए दुआबाए। और सामने वाला और श्री श्री 1008 बन के कहता, हम खुदा हेर रहीन, हम तो तुमसे मांगे जात रहीन भाई, आपन कसम देख ले भाई, नाम रोल नंबर तक नहीं डारा कापी में। टीचर इन तेजस्वी लोगों को देख के सोचते होंगे कि बेटा आप लोगों के चरण कहाँ हैं, लाओ तो आरा मशीन से कतर देते हैं। और लिखना था मगर पेन का छर्रा कहीं गिर गया है, बाकी पिचाल फिर कभी ना देंगे। जय हो प्रिंस सिंह, परसदेपुर, थाना डीह, बहुत बढ़िया, जिला। एकदम तो सही बताया गुरु। लग्जर का एक काला वाला स्केच वो 7-8 लोगों के काम आता था। और ऐसा नहीं है कि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर, 20 आने का आता था मैं बचपन में। लेकिन जब सारे पेन आपके पास होंगे तो आप एग्जामिनेशन सेंटर में अपने मित्रों से संवाद करेंगे कैसे? तो जैसे ही कोई कहे कि क्या क्यों बात कर रहा है, नहीं सर पेन ले रहे थे, स्केच चाहिए था सर, सर पचरी नहीं है हमारे पास, कहाँ रह गई तुम्हारी पचरी, साइकिल से गिर गई। तो ये जो एक बहुत कारगर एक्सक्यूज। अर्झा पेल का मतलब क्या होता है? अर्झा का मतलब बहुत ज्यादा है कि आज अर्झा बारिश हुई ना, अर्झा कमा रहे हैं, कहें भैया मोपेड पे चलत रहे, विधायक बने, अर्झा कमाइन। तो अर्झा पेल शब्द मैंने प्रिंस के पत्र से सीखा। तो अर्झा अवधि का बहुत पॉपुलर शब्द है, अर्झा पेल। हाँ, अर्झा में जब पेल लगा दीजिए तो अर्झा पेल को और वेलोसिटी मिल जाती है। लगता है कि आप T3 से निकले हैं और आप भी चल रहे हैं और आपके नीचे जो एक वो वॉकिंग पैसेज है वो भी चल रहा है, तो आप अचानक से बहुत तेज चले। अर्झा पेल में वो नवैयत है। वो जो पूछने वाला आप एग्जाम में कह रहे थे ना, मैंने अभी एक रील देखी जिसमें एक टीचर है जो आजकल नए तरीके से लोग पढ़ाते हैं और छोटे फार्मूला ऐसे बताते हैं कि याद हो जाए। तो अल्कलाइन का केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो उसका फार्मूला बता रहे थे C2H2N+2। तो वो उसको याद कराने के लिए गाते हैं टीचर। हाँ, देखा है वो वाला, कह दो ना +2, तो कह दो ना यानी C2H2 और +2N+2, तो कह दो, तो फिर उसके बाद 3 ताल में बुलाओ ऐसे लोग। सीन कट हो जाता है। उसके बाद एग्जाम में एक पूछता है, अरे यार वो अल्कलाइन का फॉर्मूला बताना, तो लड़का खड़ा हो जाता है, कहता कह दो ना उसके बाद अर्झा पेल, आगे वाला लड़का पीछे वाले को पेलता है। हाँ, अगली चिट्ठी है राहुल श्रीवास्तव की और ये हाथ से लिख करके इन्होंने उसकी भेजी है और ये रीवा मध्य प्रदेश से आई है। हाँ, इनके नाम से पता चल गया जी। बाबा ताऊ और सरदार को प्रणाम और बघेली में पाए लागी।
3 ताल का 120वां एपिसोड सुनकर मन एकदम चहक उठा। इसलिए नहीं कि ताऊ की गालिब वाली शायरी एक बार में समझ में आ गई, बल्कि इसलिए कि चर्चा का विषय कलम दिल के इतना करीब था कि स्याही सीधे दिल तक जा उतरी। इतना सुनने के बाद कलम से पत्र लिखना तो बनता था। ताऊ की तरह मैं भी लैमी का मुरीद हूँ और ये पत्र भी लैमी सफारी फाउंटेन पेन से लिख रहा हूँ। एम ग्रेड निब। थोड़ा बहुत कहानी किस्से लिखने में रुचि है, जिसे मैं बाबा की तरह कलम से ही निकाल पाता हूँ A4 पेपर पर। बाद में उसे वॉइस टाइपिंग से ब्लॉग में कन्वर्ट करता हूँ। एपिसोड में जब कलम से स्याही छिड़कने का अफसाना और बाबा के विलियम सर की बेरहमी का जीवंत वर्णन सुना, मुझे भी स्कूल के दिनों का एक वाकया याद आ गया। एक बार क्लास में किसी ने संस्कृत के टीचर का प्रचलित नाम चिमन ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। पंडित जी जैसे ही क्लास में आए, अपना पीठ पीछे सुनाई देने वाला नाम इस तरह पब्लिक में उछलता देखकर उछल गए। पूछताछ से कुछ हाथ न लगा। नतीजा ये निकला कि सभी को 4-4 डंडे खाने पड़ेंगे। बड़ा ही साधारण तरीका था, पर वास्तविकता में ये स्टूडेंट्स की मानसिक जीत कही जा सकती थी। अगर किसी ने चुगली की तो आगे उसकी चुगली भी हो सकती थी, और फिर कड़ी सज़ा मिले उससे अच्छा 4 डंडे ही मिलवाट कर खा लिए जाएं। विभीषण मनाया जा सकता था उसको। शायद इसी तरह की क्लास में पढ़ने वाले किसी बालक ने कोऑपरेटिव संस्थाओं की शुरुआत के बारे में सोचा होगा। तो फिर क्या था, 4 डंडों वाली कोऑपरेटिव बारिश शुरू हो गई और सभी को नहलाने लगी। वास्तव में जब साथ वाला भी पिट रहा होता है तो सज़ा उतनी कष्टप्रद नहीं लगती, लेकिन ये कोऑपरेटिव वर्षा मेरे दोस्त मुकेश की दहलीज पर पहुंचते ही रुक गई। मुकेश ने हाथ बढ़ाए ही नहीं, बोला जब गलती नहीं की तो मार नहीं खाऊंगा। किसी और की सज़ा किसी और को देना अन्याय है। पंडित जी बोले तो किसकी गलती है, ये 3 दिन में तुम ही खोज कर बताओगे। बदले में मुकेश की आवाज़ दोबारा निकली, मेरे पिताजी स्कूल की फीस मेरे पढ़ने के लिए देते हैं, जासूसी करने के लिए नहीं। तेरी की मुकेश जिंदाबाद। बस सब्र का बांध टूट गया और कोऑपरेटिव 4 की जगह 8 हो गया। और कोऑपरेटिव बारिश पूंजीवाद की बाढ़ में तब्दील हो गई। बाजार सस्ते सामान से पट गया। अंत में एक सलाह कि पिछले एपिसोड में प्रभात रंजन जी के पत्र को नींबू मिर्च के साथ नजरौटा बनाकर फ्रेम करवा लें। 3 ताल 1000 एपिसोड तक नज़र से बचा रहेगा। एक बार फिर से चेल पार्क और किंगसन की दुनिया में पहुंचाने के लिए धन्यवाद। लंबे पत्र के लिए क्षमा। 3 तालिया। राहुल श्रीवास्तव, रीवा, मध्य प्रदेश। बहुत सुंदर। ये कोऑपरेटिव बारिश बहुत बार भोगी है मैंने। हाँ, और बहुत आनंददायक होता था। वो मजेदार। एक ही दिन मार खाने में मजा आता था। हाँ, क्योंकि सब खा रहे हैं। हाँ, उस दिन तो एक चुहल का विषय हो जाता था। उसमें वो दर्द नहीं देता था, उसमें एक टुगेदरनेस का फील आता था, समूह का, संगठन में शक्ति है। उसमें ये था, उसमें कि अरे हाथ पीछे कर लिया करो। हाँ। छड़ी के साथ एक दूसरे को सलाह और भी उसमें दे जो देते। क्रम है ना, कितनी जैसे जल्दी खाएं। आप पे पड़ के गई है तो आप उसके दर से उबरेंगे, उससे ठीक पहले ही अगले का नंबर आ गया, तो आप उसकी हंसी में खुशी में शामिल हो गए हैं जो अगले पे आप उसको देखने लगते हैं। दर्द एकदम से गायब हो जाता अच्छा, क्या है ना, मार खाते समय जो सबसे कौतूहल की चीज होती है वो होता है रेस्पॉन्स। है। हाँ, जैसे मास्टर किसी को मार रहा है तो कोई भी मास्टर को नहीं देख रहा होता है, हर व्यक्ति जो मार अस्त्र को खाने देख जा रहा रहा है उसको देख रहा होता है, और उसकी भंगिमाएं कैसे कैसे चेंज हो रही हैं। हमारी क्लास में जो धीरेन्द्र सिंह की मैं बात करता हूँ, धीरेन्द्र सिंह की खूबी थी कि मास्टर कहे कि हाथ सामने करो तो वो सीने के या अपनी किडनी के बराबर में हाथ सीधा नहीं करते थे, है ना। वो छोटा को हाथ ऊपर निकाला ले- है। ना, ऐसे ऊपर ले अच्छा, आते थे। ऊपर, हाँ। क्योंकि उन्होंने फिजिक्स को बहुत सीरियसली ले लिया था कि डिस्टेंस जितना होगा बल उतना ही ज़्यादा होगा। अगर आप 1 फीट की दूरी से मार रहे हैं तो चोट कम लगेगी, लेकिन अगर डंडे ने 3 फीट या 3.5 फीट की यात्रा कर ली है तो बहुत ज़्यादा लगेगी। अच्छी टेक्निक। तो वो दुगधा खेल करते थे। वो आमने सामने से आ रही ट्रेन के सिद्धांत पे नहीं चलते थे, वो सापेक्ष जा रही ट्रेन के सिद्धांत से चलते थे। तो हाथ ऊपर अपनी मुंडी से और छड़ी की 1 स्पीड फीट से ऊपर, नीचे करना। और छड़ी की स्पीड से नीचे, बस। और नीचे ले जाके उसको सीधे अपनी दोनों टांगों के बीच, अरे ये मार दिया तो वो लगी नहीं। सबसे कम छुटाया हुआ आदमी सबसे ज़्यादा ड्रामा करता था, ताकि टीचर को ये कतई ना लगे कि इसको नहीं इसके लगी। इस हैक की वजह से इसको नहीं लगा है। टीचर को बार बार ये लगना चाहिए बहुत जोर की लगी है। कि सबसे जोर से इसी को लगा है। और सामूहिक सजा में क्या होता है, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ ना, तो देश को तकलीफ नहीं हुई बहुत, क्योंकि सबके लिए हुआ था। हाँ, ठीक है,
तो अपन बहुत कुछ सह लेते हैं सिर्फ इसलिए कि सबके लिए है। तो क्या नहीं, दिल्ली में तो यही था, कोई लगा हुआ है गली में उसमें एटीएम के बाहर या बैंक के बाहर, तो वो दूसरे से कह रहा है खन्ना खन्ना, और देखो कपूर भी, चोपड़ा चोपड़ा चोपड़ा, अरे छावला साहब भी आए हैं, इनके तो 3 लड़के हैं, कहाँ वो तीनों अलग अलग एटीएम पे ये यहाँ आदमी इसी में गदगद था, बस सही सबको लग रही है। हमारा क्या है, 12,500 रुपये चेंज कराने इनका ब्रीफ केस देखो। अगली चिट्ठी है, बढ़िया चिट्ठी राहुल श्रीवास्तव जी बहुत लिखते बढ़िया, रहिए। हाँ। अगली है आदित्य वर्मा की, और इन्होंने लिखा है ज़्यादातर दरभंगा से, बचा खुचा आंध्र, पटियाला और दिल्ली से। बहुत सही। डियर तीनताल, सोचा था कि एपिसोड सुनने का शतक जिस दिन पूरा हो दिल्ली में जाएगा, 60 मिल बनती है, पटियाला में 90, आंध्र में कितना है? सोचा था कि एपिसोड सुनने का शतक जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन चिट्ठी लिखूंगा, सो आज लिख रहा हूँ। आज चिट्ठी में अपना पता लिखते वक्त 2-3 मिनट की खामोशी से मुलाकात हुई। 18 वर्ष की आयु तक कभी दरभंगा छूटा नहीं, और उसके बाद जो छूटा अब साल में 2 बार ही जा पाता हूँ। जब भी जाता हूँ तो 2 कार्यक्रम तय होते हैं। एक होता है सुबह में 10 से 12 बजे तक अपने 10-12 दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना, दूसरा होता है शाम में अकेले आवारागर्दी करना, रैंडम गलियों में पैदल ईयरफोन्स लगाकर। पिछले महीने ठंड की छुट्टियों की वजह से 1 हफ्ते के लिए घर जाना हुआ। मेरा मानना है कि अनुभूति जितना घटना पर निर्भर करती है उतना ही संदर्भ और वातावरण पर भी करती है। जाड़े में मटन खाना और बारिश में मटन खाना 2 भिन्न अनुभूतियां हैं। वैसे ही तीनताल को गुरुग्राम में सुनना, जहां मैं लॉ का प्रोफेसर हूं, और तीनताल को दरभंगा में सुनना, जहां मैं वर्मा जी का लड़का हूं, 2 भिन्न अनुभूतियां हैं। दोनों मज़ेदार हैं। अद्भुत। गुरुग्राम में सुनकर गर्मी में भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दरभंगा में सुना तो रजाई जैसा लग रहा था। कमाल की चीज़ बनाई है आप सभी ने। मेरा बस चलता तो इसे सिलेबस में कंपलसरी विषय बना देता। आज की तारीख में इससे ज़्यादा रेलेवेंट घटना भारतीय पॉप कल्चर में नहीं घट रही है। ये उस आखिरी पुल की तरह है जो 20वीं और 21वीं सदी को जोड़ता है, पुल हिंदी वाला भी और अंग्रेज़ी वाला भी, क्योंकि मैं तीनताल की रिपीट वैल्यू का भी फ़ैन हूँ। मेरी गुजारिश है कि आप लोग किसी दिन रिपीट वैल्यू पर चर्चा करें। आजकल नॉस्टैल्जिया का इस्तेमाल सिर्फ कंज्यूमरिज्म और मैनिपुलेशन के लिए होता है। आप लोग अलग हैं, ईमानदार लगते हैं। किसी ने लिखा था कि बाबा की आवाज़ नरेशन के लिए सटीक है। मैं फिल्म बनाता तो ताऊ को नरेटर और बाबा को हीरो बनाता। सरदार काफ़ी असरदार विलेन बन सकते हैं। आप लोग जिस तरह से हर शहर का देश पांडे, आप लोग जिस तरह से हर शहर का एक अलग जायका पहचानते हैं, मुझे वो भी रोमांचित करता है। सिर्फ खाने वाला जायका नहीं, कंज्यूम करने वाला जायका। बाकी जो सब लिखते हैं वो तो हैं ही। अपनापन, जड़ें, सपने, पागलपन और अनेकता में एकता। शुक्रगुजार हूँ आप सबका। आप लोगों ने मजाक मजाक में कोर्स बना दिया है, एक इंसान बनने का कोर्स। काफ़ी रैंडम लिखा है, अगली दफ़ा बेहतर लिखने की कोशिश होगी। कोहेरेंस हैज़ बीन एन एनिमी। गलत हिंदी लिखने के लिए क्षमा प्रार्थी। ज़्यादातर दरभंगा से, बचा खुचा आंध्र, पटियाला और दिल्ली से, आदित्य वर्मा। वाह आदित्य जी, बहुत ही कमाल का पत्र। और बहुत इसके लिए एक ही शब्द है बनारस में, आपके पत्र के लिए। आपने जैसा भी कह रहे हैं कि आपने लिखा है, लेकिन इसके लिए बनारसी में एक शब्द है करेजा काट। तो आपने जो लिखा है ना, करेजा काट है, और इतना आविर्भूत कर देने वाला पत्र है। मतलब खुद पे संदेह हो रहा है कि क्या वाकई हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं यार। हमको पहली बार जो है बहुत दिनों के बाद सफलता का अनुभव हो रहा है। नहीं, बड़ा रिस्पॉन्सिबल महसूस कर रहा हूँ। कहीं अगले एपिसोड में मैं थोड़ा सा व्यवस्थित ना हो जाऊँ कहीं ऐसे ही बैठ के गप मारने को आपने इतने बड़े शब्दों से नवाज दिया कि मैं घबराहट हो गई। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। एक इमेज जो आपने अपने पत्र में यूज़ की, और वो मुझे बहुत सुंदर लगी, क्योंकि मैं एकदम उससे गुरुग्राम और करता हूं। दरभंगा नहीं भिन्न वो नहीं। जाड़े का मटन, बारिश का मटन, विभिन्न अनुभूति एक ही चीज की। नहीं, मेरा इनके साथ जो तालमेल है इस पत्र में, इन सब चीज़ों से भी मैं एकदम सहमत हूँ। इसलिए मैं घटना को हमेशा परिघटना के तौर पे देखता हूँ, पारिस्थितिकी और घटना, उस तरह से देखता हूँ। लेकिन जो एक चीज़ उन्होंने कही कि नॉस्टैल्जिया का इस्तेमाल कंज्यूमरिज्म के लिए है, ये एकदम सही है। मतलब गूगल के ऐड से लेकर के तमाम तरह की और चीज़ें, चाहे वो कोई तेल हो, चाहे वो कोई क्रीम हो, चाहे वो कोई लड्डू हो, चाहे वो कोई गणपति हो, वो सारी की सारी चीज़ें एक नई, सस्ती और शुद्ध पूंजी आधारित चीज़ को बेचने के लिए भावनाओं, संवेदनाओं को और
स्मृतियों को इस्तेमाल किया जाए, यादों को। ताऊ कहेंगे स्मृति को छोड़ दो, तो यादव को क्यों नहीं छोड़ेंगे? यादव को कोई क्यों नहीं छोड़ नहीं छोड़ेंगे? रहा है, कोई नहीं छोड़ा, पीछे पड़े हैं सब। वो भी किसी को नहीं छोड़ रहे, यादें कहाँ छोड़ती हैं। तो वहाँ पे उनके यहाँ जब वो बड़ी रैली होती है ना मैनपुरी में, तो वो यादों की बारात होती है। तो ये चीज़ उन्होंने एकदम अव्वल कही। और हम लोग का, क्योंकि हम लोग को कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हम बस एक चीज़ चाहते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं अगर अच्छी लगे तो सुनिए, नहीं लगे अच्छी तो एकदम मत सुनिए। लेकिन दूसरों को भेज दीजिए। हाँ, खास करके दूसरों अपने पे भी हो दुश्मनों सकता है दूसरों को समझ में आ जाए। भाई आपको नहीं पसंद है, आपको नहीं पसंद आया, आवश्यक नहीं कि दूसरे को भी पसंद नहीं आए, सबके अपने मुख्तलिफ जायके। तो ये अभी पहले अपने एक मित्र बता रहे थे ना कि जायका इंडिया का उनको बहुत पसंद था। तो जायका इंडिया का बहुत बढ़िया शो था विनोद दुआ का, मैंने भी उसके बहुत सारे एपिसोड बाद में भी मैं यूट्यूब पे देखता रहा। लेकिन उसमें एक समस्या थी कि वो खाने की जगह तक लेके जाते थे, खाने के स्वाद पे बातचीत करते, खाने में नहीं घुस पाते थे। वो फूड उनका रिव्यू नहीं intent था, नहीं वो फूड रिव्यू था नहीं। वो ईटिंग रिव्यू था। मैंने तो खाया, हाँ। मजा आया। हाँ, थोड़ा सा इसमें मुझे जीरा और ये वो कई बार अपना अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते, लेकिन इसके आगे वो जाते नहीं थे, महीन नहीं होते थे। तो उनका बिहाइंड द, मतलब इनसाइड द किचन वाला उनका कोई उस तरह का इंटरेस्ट नहीं था। उनका ये था कि खाया, मज़ा आया, मैं यहाँ आया, मैंने खाया, मज़ा आया, इसके ऊपर उनका पूरा शो बेस था। हम उसको थोड़ा सा और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान के जो हमारे अनुभव हैं, उन अनुभवों के जायके की पीछे की कहानी और सामने की कहानी, उसका जो बैक एंड और फ्रंट एंड है, दोनों आपको दिखा सकें। तो वही बरतने की कोशिश कर रहे हैं। आपको वो श्रेष्ठ लग रहा है या आप उसको समझते हैं कि लोगों को सुनना चाहिए, तो ये आपका बड़प्पन भी है और ये हम लोग के लिए साहस की और आविर्भूत करने वाली बात भी है। एक तरह से हमारा कोई टारगेट ऑडियंस जैसा नहीं है ना, हम बहुत इतना सोचकर कुछ बोलते हैं, सही बोलें गलत बोलें इतना भी नहीं सोचते। पर इन्होंने जो बात की ना, 2 सदियों के बीच का पुल है ना, तो ये एक तरह से हमारा ऑडियंस वो हैं जिन्होंने उस पुल को जलाया नहीं है। पुल जर्जर है और कभी कभी देख के तकलीफ भी होती है कि कहीं ना रहे तो फिर हम पिछली सदी में कभी झांक पाएंगे, देख पाएंगे करीब से। हाँ, हमको बताओ दुख होता है, हम उससे निकल गए, हम ये मानते हैं कि जब हम होंगे नहीं तो पुल का क्या करें। पर अपन एक पुल की सेवा में, उसकी मरम्मत में जितना कुछ योगदान दे पा रहे हैं, शायद प्रोफेसर साहब जो गुड़गांव में पढ़ाते हैं उनकी कलम से अगर ये बात आई है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो खुश रहिए और चिट्ठियाँ आपको, स्वस्थ रहिए। चिट्ठियाँ आपको लिखनी है किन किन विषयों पे, मैं याद दिला देता हूँ। मोटापे से जुड़े अनुभवों पर, अगर आप बजट पे भी कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, पर मोटापे से जुड़े अनुभवों पर, और उसमें आप एक दूसरे से कैसे डील करते हैं पॉलिटिकली करेक्ट तरीके से। जैसे ये जो ताऊ ने बताया कि हेल्दी हो गए हो, कहने का कोई तरीका हो तो वो भी बताइए, कोई किस्सा हो तो। और धमकी देने वाले आशिकों पर आपको चिट्ठियाँ लिखनी है, जो चिट्ठी लिख करके धमकाते हैं, मुंटू दूल्हे राजा। ब्याह कटवा लोगों पर भी चिट्ठियाँ आप लिख सकते हैं। बाबा ने बड़े विस्तार से बताया कि वो बुआएं भी होती हैं, कई बार रिश्तेदार भी होते हैं। और ये जो अगर आपने किसी की सही सफलता के साथ काटी है, हाँ, तो उसका भी बता वर्णन दो, करें। गुमनाम लिख दीजिएगा, नाम नहीं लेंगे। और ई रिक्शा का जो चेस सीक्वेंस वीडियो है, उस पर आप एक कमेंट्री अगर भेजना चाहें तो उसका भी स्वागत रहेगा। वो वीडियो देखिए अगर नहीं देखा है तो। और पुनश्च ये रिमाइंडर कि 121वां एपिसोड है, तो शगुन के लिफाफे में अपना योगदान दें। 5 नए लोगों को 3 ताल का लिंक भेजें, उनको इसके बारे में बताएं। आपको चिट्ठियाँ लिख करके भेजनी हाँ, है। सिगरेट तो यार सबको बढ़ा देते हो, 3 ताल भी बढ़ाओ। चिट्ठियाँ आपको ईमेल करनी है radio@aajtak.com पर, radio@aajtak.com पर, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9953323303। इसी नंबर पर अगर आप, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा 3 तालियों का, अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो इसी नंबर पे एक बार लिख दीजिए मैं भी 3 तालियाँ,
तो आपको उसमें भी हम शामिल कर लेंगे। वहाँ हर एपिसोड के बाद एक डिस्कशन होता है। और कुछ वॉइस नोट भी भेजिए। हाँ, काफी दिन हो गए काफ़ी voice समय से note वॉइस नहीं नोट नहीं आ रहे हैं, तो हालांकि हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि लोग अपने हाथों से लिखकर भेज रहे हैं। बिल्कुल। और वॉइस तो नोट लेमे होगी से तो हम लिख के आपकी भेजेंगे। आवाज भी सुन पाएंगे। राहुल जी तो लेमे से लिख के भेजेंगे। एम ग्रेड निब लेमी। ठीक है, तो फिर अगले एपिसोड में 122वें में मुलाकात होती है। जय हो, जय हो, जय जय हो। हो। जय हो।